recording also and यहाँ पर yeah बेटा विच स्टेटमेंट अच्छा एक मिनट हर्षिल कौन सा स्टेटमेंट बोल रहे हो सर इफ मोर देन 100 प्लेस वाला इसके जस्ट पहले मैग्निफिकेशन का जस्ट अच्छा ठीक है इसको देखते हैं हाँ यहाँ पर आ रहा है हाँ 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ओके चलो चेक करेंगे इसको भी सेकेंड इमेज 39.8 सेंटीमीटर ओके चलिए तो बेटा एक बात तो समझ में आती है क्या कि ये ऑब्जेक्ट है इसका फर्स्ट इमेज यदि प्लेन मिरर में फर्स्ट इमेज देखना चाहता हूँ तो वो कहाँ बनेगा इस प्लेन मिरर में मिरर से कितना पीछे देखो 40 में से यदि 15 माइनस करता हूँ है ना 40 में से 15 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 25 तो फर्स्ट इमेज जो होगा वो मिरर से 25 सेंटीमीटर पीछे बनेगा राइट ये हो गया I1 फर्स्ट इमेज अभी इसी मिरर में आपको सेकंड इमेज देखना है तो सेकंड इमेज कैसे बनेगा इमेज का इमेज तो उसके लिए पहले आपको ना स्पेरिकल मिरर में क्या करना होगा एक इमेज बनाना पड़ेगा तो चलिए बनाते हैं तो अब आपको इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है तो आप लगाओगे मिरर फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल सॉरी प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f नाउ यहाँ पर लिखोगे 1/v यहाँ पर प्लस 1/u मतलब 1/-15 ठीक है या और इधर आ जाएगा 1/f तो फोकल लेंथ जो होगी बेटा ये किस टाइप का है कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए और ROC की हाफ आनी चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ आनी चाहिए तो आप इसका लिख सकते हो 1/5 क्लियर तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/15 नाउ टेक LCM Sir, it will be 1/-5. No? नहीं बेटा -5 क्यों होगा हेलो हाँ या -5 ना कॉन्केव मिरर है यस 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 बिल्कुल सही बोला आपने वेरी नाइस दिस इज अ कॉन्केव मिरर नॉट कॉन्वेक्स मिरर होता तो पॉजिटिव लेते कॉन्केव मिरर है फिर नेगेटिव बिल्कुल सही बोला बेटा आपने वेरी नाइस सर अपन जो पहले करते थे प्लेन मिरर्स का कि M1 में एक फिर M2 में डबल डिस्टेंस 48 करने का वैसे इसमें नहीं होगा ना नहीं बेटा क्योंकि यहाँ स्पेरिकल मिरर है ना तो अब स्पेरिकल मिरर में इमेज कहाँ बनेगा वो देखना पड़ेगा तो पहले अपन स्पेरिकल मिरर में इमेज बनाते हैं तो वो स्पेरिकल मिरर का फर्स्ट इमेज होगा और उसका इमेज फिर से मिरर में मतलब प्लेन मिरर में बनाना पड़ेगा ठीक है ओके दोस्तों तो v की वैल्यू आ गई 15/2 और वो भी नेगेटिव का इज इट फाइन क्या यही आया आप लोगों का Yes. वेरी गुड तो -7.5 तो बेटा -7.5 मतलब पोल से है ना पोल से इस 15 का जस्ट हाफ यानी कि यहाँ पर कहीं बनेगा तो यहाँ पर बनेगा इमेज नंबर 1 फ्रॉम द स्पेरिकल मिरर राइट और इसी का इमेज इस प्लेन मिरर में बनाना है वो प्लेन मिरर में सेकंड इमेज हो जाएगा तो बेटा ये यहाँ से यहाँ कितना आ रहा है देखो ये हमने सॉल्व किया ना तो ये v की वैल्यू आई 7.5 ठीक है ओके तो यहाँ से यहाँ जो भी डिस्टेंस है वो कितनी हो गई 40 में से 7.5 माइनस करो तो 33 पॉइंट सॉरी 32.5 करेक्ट और इतना ही पीछे बनेगा तो इससे 32.5 पीछे या तो यहाँ पर बनना चाहिए इमेज और कैसा बनेगा ऑब्वियसली इन्वर्टेड बनेगा इस तरह का और ये टोटल कितना हो गया ये सेकंड नंबर का इमेज है इन प्लेन मिरर किसी को कोई प्रॉब्लम एनी Sir. प्रॉब्लम टू एनीवन सर वो हाँ इन्वर्टेड कैसे है मतलब पर नेगेटिव मतलब तो खाली ऑब्जेक्ट साइड होगा ना पर बेटा नेगेटिव ढूंढना कैसे है सुनो 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 हमें पता है कि यदि एक रियल ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के सामने रखें तो इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनता है यस यस सर है ना ये चीज हम लोगों को पता है रे डायग्राम से भी एक बार देखा था हमने और आपको मैंने जो बोला था टेबल देखने के लिए उस टेबल में भी है ये क्लियर समझ आया यस सर हाँ यस सर ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच में जो डिस्टेंस दिया है वो पहले दिया हुआ था या फिर आपने कहीं ढूंढा
नहीं, ऊपर 40 दिए रखा है ना बेटा, और 15 अच्छा सेंटीमीटर दिया था, 15 तो दिया था, 40 में अच्छा से ओके 15 ओके माइनस किया मैंने। ओके सर। सर तो बेटा हमेशा कॉन्केव के सामने इन्वर्टेड ही बनेगा ना हाँ, ऑब्जेक्ट का इमेज? यस। तो बेटा इन प्लेन मिरर I1 कहाँ बनेगा? फर्स्ट इमेज 25 सेंटीमीटर बनेगा, और सेकंड जो है वो 32.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनेगा। सो दिस इज द आंसर, 32.5 बिहाइंड द मिरर। क्लियर? हर्षिल, इस लास्ट स्टेटमेंट में क्या नहीं समझ में आया? इफ मोर देन वन मिरर्स आर प्लेस्ड देन रिजल्टिंग मैग्निफिकेशन ऑफ द फाइनल इमेज इज दिस। इसका मतलब यह है कि लेट से यहाँ पर एक मिरर रख दिया, यहाँ पर एक मिरर रख दिया, ठीक है, तो ये अभी इमेज का इमेज बनेगा, फिर उसका भी इमेज बनेगा, है ना? तो हम लोग यदि बात करें कि एक से ज्यादा यदि हम लोगों ने क्या रख दिए, हमने मिरर्स रख दिए, तो मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, वो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, ठीक है? एक सर वो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर्मूला मतलब ऐसे ही है, डिराइव नहीं किया आपने उसको? नहीं बेटा, वो ऐसे ही है, डिराइव नहीं किया, और उसको डिराइव करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? ओके ओके या वो रेडीमेड फॉर्मूला है और ऐसे ही याद रखना है, ठीक है? ओके सर। चलिए, सो सर हल्का एक और क्वेश्चन। स्टेटमेंट लिखना। सर आप उसका एग्जांपल दे रहे थे ना? जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता था, सबसे पहले मैंने यहाँ पर रख लिया एक कॉन्वेक्स मिरर इस टाइप का, और एक रखता हूँ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर हो गया, और इनकी फोकल लेंथ आपको दे देता हूँ कि या फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, है ना? तो फर्स्ट वाले की तो 10 सेंटीमीटर ले लो, और इस वाले की फोकल लेंथ आप 15 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है? और आपको बोला है कि ये जो दोनों है ना, इन दोनों के पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा, दैट इज 70 सेंटीमीटर, ठीक है? 70 सेंटीमीटर, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है ना, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको गिवन है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, और इस ऑब्जेक्ट का नाम लिख लो, आप ओ लिख लो चाहे ए बी लिख लो, जो आपको पसंद, तो ए बी लिख लेता हूं मैं, ठीक है? या और इसको ना इस फर्स्ट वाले मिरर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है? तो पहले क्या लिया था, एक प्लेन मिरर और एक स्पेरिकल मिरर लिया था, अभी हमने दोनों स्पेरिकल लिया है ना, इसमें एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है, तो आपको दिख रहा है क्लियरली, यस, ओके। तो फर्स्ट रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर, देन on convex mirror, find the size, position and nature of image। तो क्वेश्चन क्या है, if first ray if first ray is incident on concave mirror, then on convex mirror। मतलब आप ये समझ लो कि कॉन्वेक्स में आपको डायरेक्ट इमेज नहीं बनाना है, पहले आपको कॉनकेव मिरर में इमेज बनाना है, और उस इमेज का इमेज इस कॉन्वेक्स मिरर में बनाना है, ठीक है? देन ऑन कॉन्वेक्स मिरर, then find the size of the यानी कि साइज, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, ऐसा बोल देते हैं, साइज, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। मेरी बात समझ पाए बेटा? एक क्वेश्चन समझ में आया आपको?
सारी चीजें आपको दे रखी है, लेकिन फर्स्ट इमेज कॉनकेव मिरर में बनाना है आपको, और उस इमेज का इमेज आपको कॉन्वेक्स मिरर में बताना है। तो यानी कि जो सेकंड नंबर का इमेज बन रहा है, जो मतलब कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनेगा, है ना, अब आपको क्या करना है, उसका मैग्निफिकेशन बताना है, यानी कि उसकी साइज बतानी है। चलिए ट्राई कीजिए। साइज, नेचर एंड पोजीशन, कम ऑन। Sir, For the convex mirrors, the image would be the object, right? इमेज वुड, हाँ, या इमेज ऑफ कॉन्केव मिरर विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्वेक्स, बिल्कुल सही। sir, हम्म, सर अगर आपने जो होमवर्क दिया था उसमें अगर अपन पहला इमेज वो कॉनकेव मिरर में लगा है और फिर प्लेन मिरर में लगा है तो भी आंसर सेम आता है क्या? हाँ, तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। Yes. तो भी आंसर सेम, वही किया है एक्चुअली हमने। वो मतलब प्लेन मिरर में फर्स्ट इमेज तो ऐसे ही दिखाने के लिए बनाया था बस, ठीक है ना। आपको तो बस सेकेंड इमेज ही फाइंड करना था। 32.5 इज द आंसर। बात समझ आई? Yes, sir. ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नोट किया आपने? बेटा ऊपर की ओर स्क्रॉल करने की जरूरत है क्या? तो एक तरह से पहले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर प्लेन मिरर्स की जगह दोनों के दोनों स्फेरिकल मिरर्स हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना। आई एम वेटिंग। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, उससे क्या होगा कि क्वेश्चन दोनों दिखाई देंगे आपको। क्या हो गया बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन? अभी नीचे वाला सॉल्व करो जल्दी से। यस दोस्तों, सॉल्विंग। बेटा सबसे पहले ये लेफ्ट वाला मिरर है ना कॉनकेव, इसमें इमेज बनाना है आपको, ठीक है। इसका इमेज कहाँ है, उसकी पोजीशन आप फाइंड कर लोगे मिरर फॉर्मूला से। फिर उस इमेज का इमेज सेकंड वाले मिरर यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में आप फिर से बनाओगे, ठीक है। मिरर फॉर्मूला यूज करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 टाइम्स मिरर फॉर्मूला यूज करना है, दैट्स ऑल। तो उससे क्या आएगा, आपको पोजीशन मिलेगी, है। फिर आपको ऑब्जेक्ट की साइज बतानी है ना, तो आप मैग्निफिकेशन तो फाइंड कर ही सकते हैं। सर हम साइन कन्वेंशन कैसा लेंगे? साइन कन्वेंशन बेटा दोनों के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले आप नॉर्मल जैसे साइन कन्वेंशन लेते हैं वैसे ही आप पहले इस लेफ्ट वाले मिरर के लिए लेंगे, इमेज बना लेंगे, ठीक है।
बस वहां पर आपको सर पोजीशन मिल गई। सर तो दोनों का सेम नहीं होगा ना? दोनों का सेम होगा, दोनों के लिए मिरर से लेफ्ट नेगेटिव, मिरर से राइट पॉजिटिव। ओके सर, अंडरस्टूड। लेकिन सुनो सुनो सुनो, हम लोग यदि बात करें दोनों के लिए अलग अलग होगा बेटा। सुनो, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से के सामने जो भी चीजें होती है उस डायरेक्शन में सब नेगेटिव, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे यानी कि पॉलिश वाली साइड सारी चीजें को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने सारी नेगेटिव, ठीक है, क्लियर? सर हाँ बेटा। सर हमको मतलब कॉन्वेक्स मिरर का एक एक ही इमेज होना है ना, उसमें एक इमेज कितना भी बनेगा? कॉन्वेक्स का फर्स्ट इमेज ना? बेटा मैंने क्या बोला आपको, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल रहा है कि आपको पहले इस ए बी का कॉन्केव में एक इमेज बनाना है, बना लिया। अभी उस इमेज का इमेज है ना, उस इमेज का इमेज आपको बनाना है कॉन्वेक्स में, बस ये बोला है मैंने करने के लिए, ठीक है। अभी एक दो कुछ नहीं सोचना है आपको, बस इमेज का इमेज बनाना है बस, ठीक है, क्लियर? क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है, इफ फर्स्ट रे इज इंसिडेंट ऑन कॉन्केव मिरर देन ऑन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर इमेज बनाएगी और फिर कॉन्वेक्स मिरर में दिखाई देगी, ऐसा है। गुड, आंसर सारा शुरू हो गए, वेरी नाइस। सर हम हाइट नेगेटिव नहीं थे ना फॉर्मूला में? हाइट नेगेटिव, हाँ हाइट नेगेटिव आने का मतलब है इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो वो फॉर्मूला में कंसीडर करेंगे ना नेगेटिव वाला पार्ट? बेटा फॉर्मूला के लिए फिर वापस, हाँ यस यस यस, मतलब मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला में यूज करेंगे साइन को, ठीक है। कोई बात नहीं, एक बार आप ट्राई करो, मैं तो बताऊंगा ही, है ना। ओके, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ये तो बिल्कुल सही आया है बेटा, है ना। हाँ, वर्चुअल इन्वर्टेड ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी पोजीशन हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ओके ओके 0 पॉइंट, हाँ ठीक है, चेक करते हैं ना दोस्तों। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहली रे कॉन्केव मिरर में ना इसको मिरर नंबर 1 बोल लेता हूँ और इसको 2 बोल लेता हूँ, तो चलिए मिरर नंबर 1 में देखते हैं, है ना। तो इन M1 बोले तो कॉन्केव मिरर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और बेटा ये कॉन्केव मिरर है मतलब इसका फोकस नेगेटिव और पोजीशन -30 लिख लेंगे, तो 1/v -1/30 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय कितना 10, क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 1/30 और यहाँ पर -1/10। एलसीएम लेकर यदि हम सॉल्व करें तो हम लोगों को क्या मिलता है, v इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम हमें मिलता था 30, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 1 -3, तो हम बोल सकते हैं 30/2 यानी कि माइनस ऑफ कितना आया 15 सेंटीमीटर, करेक्ट। डू यू एग्री? तो फर्स्ट वाले के लिए v आया -15 सेंटीमीटर, मतलब आप ये समझ लो कि जो इमेज बनेगा ना वो कहाँ बनेगा, फर्स्ट इमेज है ना वो कहाँ बनेगा, वो ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो वो हम ड्रॉ करेंगे, लेट मी चेंज द कलर। तो बेटा जी ये हो गया फर्स्ट मिरर जो कि कॉनकेव था, इसमें 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा था ऑब्जेक्ट, तो ये 30 की डिस्टेंस पर रखा है ऑब्जेक्ट। बेटा जो इसका इमेज बन रहा है ना ऑब्वियसली वो -15 यानी कि मिरर से पहले 15 पर यानी कि यहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 15 हो गई, है ना।
ये डिस्टेंस क्या हो गई 15, तो ये फर्स्ट इमेज हो गया इसका। अब टोटल 70 है ना, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 70 में से 15 माइनस करो, कितना आता है 55, है ना। तो 55 सेंटीमीटर, तो बेटा जो सेकेंड मिरर है ना उससे 55 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये I1 है, और इसका इमेज अब इसमें बनाना है। तो अब सब चीजों को भूल जाओ, बस इस I1 को देखो और इस मिरर को देखो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे बेटा, M2 में बनाओगे आप, तो इन M2 सेकेंड मिरर की यदि मैं बात करूं तो वहां पर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f आप यूज करने वाले हो। और क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकस पॉजिटिव होगा, और u इज, मैंने पहले ही बोला था, मिरर से पहले की पूरी डायरेक्शन को नेगेटिव और उससे उसके बाद पॉजिटिव। तो चलिए 1/v माइनस 1/55 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 कितना लिया था इसका फोकल लेंथ आपको 15, है ना। तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, है ना, 1/15, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इस चीज को आप कैसे याद रख सकते हो, तो देखो कर्व्ड सरफेस जो है वो पॉजिटिव साइड आ रही है, इसलिए कर्व्ड सरफेस पॉजिटिव साइड आ रही है, इसलिए ये देखो ये कर्व्ड सरफेस, तो ये सेंटर इधर कहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब पॉजिटिव। क्लियर। चलिए, तो अब आप क्या कर सकते हैं, जस्ट सॉल्व कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो ये आ जाएगा 1/15 प्लस 1/55। ओके, हाँ। तो अब आप इसका यदि एलसीएम फाइंड करते हैं तो कितना आएगा, यस दोस्तों, ये 15 है और यहाँ 165। 165, 15 इंटू 11 है ना, तो ये 165 आ जाएगा। ओके, 165 आ गया। तो अभी यहाँ पर कितना आएगा, 11, राइट। और यहाँ कितना आएगा बेटा, 3। 3। सो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि v की जो वैल्यू आ रही है वो 165/14 आ रही है, यस, Yes, sir. एग्री। 11.8 sir. ओके, हाँ, Sir, can we leave या it like अपन, this? हाँ हाँ, वी कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो, है ना। इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि अब जो इमेज बनेगा, देखो इसके लिए वी पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब है कि इमेज इस तरफ कहीं बनेगा, और इस तरफ कहाँ बनेगा, तो वो इतनी डिस्टेंस पर 165/14 डिस्टेंस पर बनेगा। तो ये 165/14 यहाँ पर मैंने बना लिया। ये आ गया अपना फाइनल इमेज। ओके, अब अपने को उस इमेज की हाइट बतानी है, तो क्या करें, तो हमारे पास फॉर्मूला है। पहले यहाँ पर फाइंड कर लो m1, फर्स्ट वाले मिरर के लिए m1 क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ v बाई यू, माइनस v का मतलब माइनस ऑफ -15 डिवाइड बाई यू की वैल्यू कितनी है 30, वो भी माइनस का, ये -30। ये सुन नो, Yes, sir. या तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ पर m की वैल्यू मिल रही है, और वो होती है बेटा हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, तो बेटा यहाँ पर आपको I मिल गया, दैट इज माइनस ऑफ 1/2, करेक्ट। हेलो, Yes, sir. तो ये -1/2 के बराबर मिल गया है ना, या। तो बेटा अब हम क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया था, h इज टू 2 सेंटीमीटर। तो ये फाइनली यहाँ से इमेज आपको मिल गया, कितना आ गया बेटा, माइनस ऑफ 1/2 इंटू 2, यानी कि -1। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। बेटा इमेज जो बन रहा था ना, फर्स्ट इमेज, वो देखो नेगेटिव आ रहा है ना, m नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो इन्वर्टेड इमेज बना। दूसरी चीज, उसकी हाइट सिर्फ 1 सेंटीमीटर मिली, उसकी हाइट सिर्फ 1 सेंटीमीटर मिली। नेक्स्ट थिंग इज, अब आपको सेकंड वाले मिरर में ये सब कुछ करना है। तो सेकंड वाले मिरर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, m2 इज इक्वल्स टू, राइट, क्या लिखो यहाँ पर, अभी हाइट ऑफ फाइनल इमेज, तो उसको h डबल डैश बोल लेता हूं, और लेट से ये h इमेज ऐसा लिख लेते हैं। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, इसका भी -v/u ही लगाएंगे, तो -v/u की वैल्यू आपको पता है, तो h डबल डैश डिवाइड बाई ये 1 सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बेटा,
यहाँ पर एक्चुअली इसको आपको -1 ही लिखना पड़ेगा, है ना, विद साइन लिखना पड़ेगा। चलिए, माइनस ऑफ v बाय यू, बेटा माइनस v इसका मतलब क्या हुआ? माइनस v का मतलब हुआ माइनस ऑफ 165/14। ओके, और u का मतलब बेटा कितनी डिस्टेंस पर था उससे? 55 की डिस्टेंस पर था, तो डिवाइड बाय 15, है ना, सॉरी 55। हाँ अभी ठीक है। तो बेटा 165 में 55 को डिवाइड करते हो तो 3 आता है, राइट? तो 3 डिवाइड बाय 14, है ना, ये आ रहा है माइनस ऑफ, और ये यू नेगेटिव रखना पड़ेगा, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यहाँ पर -3 यस यस, एक मिनट बेटा। हाँ जी बेटा सुनो, यदि आप हाइट ऑफ इमेज की बात करते हो, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज की बात करते हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसको h डबल डैश माना है ना, फाइनल, है ना। तो बेटा यहाँ पर ये सारी चीजें पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट डायरेक्टली -v/u वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अरे हाँ अब काम करेगा, माइनस ऑफ 165/14, है ना, डिवाइड बाय कितना 55, और वो कैसा नेगेटिव रखते हैं, तो ये कितना आ रहा है बेटा 3/14, राइट। आपका काम तो हो गया, h डबल डैश इज इक्वल्स टू 3/14 और मल्टीप्लाइड विद क्या आ जाएगा -1। मतलब ओवरऑल देखो, सेकंड वाले का मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड वाले का मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज बनेगा, जस्ट साइज अलग होगी, राइट। यदि इमेज इन्वर्टेड है तो फाइनल इमेज भी इन्वर्टेड बनेगा, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है तो इमेज भी इन्वर्टेड बनेगा, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो बेटा ये कैसा आ रहा है, हाइट नेगेटिव होते हैं, हाइट को पॉजिटिव करना पड़ेगा अपन को। क्या बेटा? हाइट को पॉजिटिव लेना पड़ता है ना, नेगेटिव होता है नहीं, तो अपन ने जो फर्स्ट बेटा इमेज का height हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, यदि देखो यहाँ पर यदि आप हाइट को ऐसे पॉजिटिव ले लेते हो तो ये कैसा आ रहा है बेटा 3/14। डायरेक्टली आप इसको ऐसे ले लोगे तो ये आपको कैसे मिल रहा है, तो ये आपको मिल रहा है 3/14 इंटू 1, तो 3/14 ये फाइनल हाइट आपको मिल गई, है ना, कोई दिक्कत? तो बेटा 3/14 हाइट का आपको फाइनल इमेज मिलेगा, लेकिन वो उसी डायरेक्शन में मिलेगा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट था, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा था, इन्वर्टेड था, तो आपको फाइनल इमेज भी कैसा मिल रहा है, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो रहा है फर्स्ट इमेज, फर्स्ट इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है ना। अरे मेरी बात समझो, देखो अब देखो यहाँ पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया ना, तो इसका इमेज ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है, जस्ट साइज अलग होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यदि ये नेगेटिव आ जाता सेकंड वाला मैग्निफिकेशन, तो ये वापस ऊपर की तरफ आ जाता। क्लियर? क्या बात समझ पाए? तो फाइनली आप बोलोगे क्या, कि फाइनल इमेज विल बी, फाइनल इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल क्यों? क्योंकि मिरर के पीछे बना, उसके बाद ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इन्वर्टेड, करेक्ट? क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो इसीलिए मैं बोल रहा था बेटा, इसीलिए मैं बोल रहा था कि प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करके चलते हैं। तो h यहाँ पर कैसा आया था, -1 आया था ना, तो ये -1 ही यूज करो यहाँ पर। तो ये -1 यदि आप यूज करते चलते हो तो बेटा आपको यहाँ पर ये 3/14 मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव मिला, लेकिन यहाँ पर ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होता तो ये -3/14 मिलता, है ना। इसका मतलब कैसा इमेज बना, इन्वर्टेड, ठीक है। तो फाइनल इमेज कैसा आ रहा है, इन्वर्टेड। यस बेटा। So inverted कैसे हुआ? Because the real image formed by the, what do we say, that concave mirror would also be inverted, so it should be erect, right? बेटा आप As मेरी far बात तो सुनो, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन, आप ये देखो ना यार, आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। देखो ये फर्स्ट इसमें ड्रॉ किया तो ये इमेज ऐसा आया, ये कैसा हो गया, इन्वर्ट हो गया ना ऑलरेडी, ये सुनो। हाँ सर, अभी यहाँ पर दूसरा मिरर रख दिया, बेटा दूसरा मिरर ये ऐसे क्या ऐसे इमेज आया ना बेटा। यदि हाँ। यदि ये इन्वर्टेड था तो ये भी तो इन्वर्टेड है, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो इन्वर्टेड ही मिला ना। okay, और okay. यदि तुम ऑब्जेक्ट Comparison of the image. हाँ, हम ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ही देखते हैं, ठीक है। हाँ यदि इस इमेज के कंपैरिजन में देखते तो आपको इरेक्ट मिलता, ठीक है, क्लियर? फिर तो नेगेटिव है, इसलिए अपन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखा ना इसको। यस, हम हमेशा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ही देखते हैं, ठीक है। हेलो, या फिर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम एक काम कर सकते हैं,
m की वैल्यू जो होती है m1 इंटू m2 लिख सकते हैं। सर कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। बेटा कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, याद आया? फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है? ओके सर। या तो बेटा चलो फर्स्ट का मैग्निफिकेशन देखते हैं कैसा आया था। फर्स्ट का मैग्निफिकेशन आया था, कहाँ गया? यस ये रहा m1। m1 आ रहा था बेटा फर्स्ट का -1/2। एक बार यूज करके देखते हैं। तो फर्स्ट का मैग्निफिकेशन -1/2। और इसी सेकेंड वाले का मैग्निफिकेशन देखते हैं तो वो आ रहा था प्लस का 3/14। यहाँ 3/14 यूज कर लेते हैं, ठीक है? और या तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ फाइनल इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था? 2। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2 इंटू 3/14 इंटू 2। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है? -3/14। मतलब फाइनल इमेज जो आएगा वो इन्वर्टेड आएगा। क्लियर? बात समझ सर ये में आई? ऑल्टरनेटिव देखो ये मेथड। शॉर्ट, हाँ ये ऑल्टरनेटिव मतलब मैंने क्या किया, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुनो। यहाँ पर मैंने ये सारे मैग्निफिकेशंस को हटा दिया, हटाओ इसको, ये सब हटाओ। आप सिर्फ मैग्निफिकेशन फाइंड कर लो दोनों ही मिरर्स के लिए, ठीक है? हम जो ये आपको इतना कंफ्यूजन हो रहा था ना, उस कंफ्यूजन को पूरी तरह से हटा देते हैं हम लोग, ठीक है? या आप तो बस एकदम सिंपल वे में मूव करो, आपको अभी डायरेक्टली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बेटा फर्स्ट मिरर के लिए आपने पूरा सब कुछ फाइंड कर लिया, वी यू सब आ गया आपका, है ना? अब आपको फाइंड करना है सिर्फ मैग्निफिकेशन। तो m1 की वैल्यू आती है -v/u, मतलब -15 डिवाइड बाय u की वैल्यू आप रखोगे कितना? -30। तो बेटा m1 की वैल्यू आ रही है -1/2। ठीक है, यहीं पर छोड़ दो इसको। अब m2 पर आ जाओ। तो m2 की वैल्यू को आप लिखोगे -v/u। -v मतलब 165/14 डिवाइड बाय u की वैल्यू -55 डालनी पड़ती है। दोनों को सॉल्व करते हो तो 3/14 आता है, और वो भी पॉजिटिव का आता है। ठीक है, तो ये m1 और m2 मिल गया। तो फाइनल या टोटल मैग्निफिकेशन इज m1 इंटू m2। लिखा है था लास्ट क्लास फॉर्मूला, याद आया? बोलो दोस्तों। Yes, sir. हेलो बेटा, ये होता है फाइनल साइज ऑफ इमेज। फाइनल साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? m1 और m2 दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये -1/2 3/14 सॉल्व किया, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इधर मल्टीप्लाई कर लिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर थी ना, तो फाइनली मुझे -3/14 मिला। इससे क्या समझ में आया? यस, फाइनल क्या था? कॉन्वेक्स मिरर था। कॉन्वेक्स मिरर में v पॉजिटिव आया, इसका मतलब वर्चुअल इमेज। ठीक है, क्योंकि फाइनल मैग्निफिकेशन कैसा है? नेगेटिव है ना? तो हम यहाँ पर बोल देंगे क्या? इन्वर्टेड। और 3/14 है, 3/14 मतलब छोटा आ रहा है ना? ऑब्जेक्ट से छोटा आ रहा है, नियरली। मतलब नियरली बात करूं तो 0.2 के आसपास कुछ आ रहा है ना? तो इसका मतलब 1/5 ऑफ द इमेज। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नियर बाय वैल्यू है। ठीक है, क्लियर? सर हाँ बेटा। सर जो m है, m की वैल्यू इक्वल m2 ना, बिकॉज़ वी आर डूइंग hi डिवाइडेड बाय hi। नहीं बेटा, m की वैल्यू m1 इंटू m2 बेटा। फर्स्ट देखो, जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका फर्स्ट इमेज बनेगा तो उसकी साइज कुछ और आ जाएगी इमेज की, है ना? फिर उस इमेज का इमेज बनाओगे तो फिर कुछ नई साइज आ जाएगी, इसलिए। समझ आया? यदि डायरेक्ट इमेज बनाते तो प्रॉब्लम होती। हमने डायरेक्ट इमेज नहीं बनाया, हमने इमेज का इमेज बनाया है। ठीक है, यदि नहीं डायरेक्ट इमेज सर, बनाते तो लाइक इरेक्ट इमेज बनता। यदि डायरेक्ट इमेज बनाते तो कॉन्वेक्स में इरेक्ट बनता। यस बेटा, बोलिए। हेलो। सर तो hi डिवाइडेड बाय -1 इक्वल्स 165/14 डिवाइडेड बाय 55। तो hi डिवाइड बाय -2 लिखा है ना? हेलो, क्या बोल रहे हो? मतलब समझ नहीं आया? मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लगा लिया है। देखो यार, शुरू से समझते जाओ, आप लोगों को बात ही नहीं समझ में आ रही है, पता नहीं क्या सोच रहे हो आप लोग। देखो बेटा, सुनो, मैंने क्या किया, ये यहाँ पर रखा है फर्स्ट,
ऑब्जेक्ट है ये अपना, क्या है ये ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया, मिरर फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पर आया, तो बेटा देखा जाए तो इमेज यहीं पर इन्वर्ट हो गया है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉन्वेक्स में बनाओगे तो बेटा ये यदि उल्टा है तो यहाँ पर इमेज भी उल्टा आएगा। तो बेटा जैसे ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही यदि इमेज बनता है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है ना। यदि इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी इन्वर्टेड बनेगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। यदि इरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इमेज भी इरेक्ट बनता है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। बट इरेक्ट ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज बनता है तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट इमेज यहाँ आया, किस में बनाया, कॉनकेव में बनाया। पहला इमेज किस में बनाया बेटा, कॉनकेव में बनाया। ठीक है, तो दूसरा इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल इमेज आ रहा है और वो कॉन्वेक्स में आ रहा है। ठीक है, इसलिए दोनों के लिए हमने सारी चीजें फाइंड की है, मैग्निफिकेशन दोनों के लिए फाइंड किया है। और ये फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फाइनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ बोथ द मिरर्स। क्लियर, बात समझ में आई? Yes. So the मतलब we are doing height of final image divided by height of initial object. वैसे यस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये नेट मैग्निफिकेशन है ना। फाइनल इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की सर, but कंपैरिजन में बताए। पहले वाला क्या, पहले वाला मेथड बेटर होगा ना थोड़ा, मतलब फ्लो में चल रहा है। कोई नहीं, दोनों सेम ही मेथड है बेटा। उसमें मैंने ये वाला लिखने से क्या स्टेप्स गायब हो गई। ठीक है, आपको जो सही लगता है उससे लिखो। ठीक है, ओके सर। सर 0.2 आया तो मतलब वो इमेज 1 से छोटा है कि ऑब्जेक्ट के इसमें छोटा है? क्या बेटा, फाइनल इमेज का हाइट 0.2 आया ना, तो वो ऑब्जेक्ट के इसमें छोटा है कि इमेज 1 था उससे बेटा ये छोटा? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आ रहा है, नेट मैग्निफिकेशन है। तो नेट मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में दिख रहा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 0.2 टाइम्स हो गया ये, है ना। यदि इमेज 1 सेंटीमीटर का होता तो, सॉरी ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का होता तो फाइनल इमेज जो है वो सिर्फ 0.2 सेंटीमीटर का मिलता। ठीक है, हाँ। अब बेटा देखो, आपको यदि साइन कन्वेंशन की बात करें, यदि मैंने फर्स्ट मिरर की बात करी थी तो यहाँ के लिए ये साइड नेगेटिव होती थी और ये वाली पॉजिटिव होती थी। तो आपको क्या समझ आया कि इमेज नेगेटिव आया तो ये यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप सेकंड वाले मिरर की बात करते हो तो सेकंड वाले मिरर के लिए बेटा ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इधर वाली पॉजिटिव होगी। ठीक है, लतिका क्लियर हुआ? ओके सर हाँ बेटा, सर अगर प्लेन मिरर होता है तो अपन बीच का डिस्टेंस ऐड कर डालते हैं, और अगर ये स्फेरिकल मिरर होता है तो अपन ये इमेज का फॉर्मूला है वो से ढूंढते हैं ना अपन। ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि देखो प्लेन मिरर में तो डायरेक्टली बनता है ना, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो मिरर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए दोस्तों, सो हो गया, फिनिश। सर हाँ बेटा बोलो। तो हम उसको एक सिस्टम जैसे अज्यूम कर रहे हैं ना, एक ऑब्जेक्ट था और एक उसका फाइनल इमेज, फिर हमने उसी को लिख दिया और फिर m1 into m2 कर दिया। क्या, यस, ओके सर। सर हाँ बोलिए। तो से M2 से हाइट ऑफ इमेज फाइनल इमेज फाइंड करें तो भी सेम आएगा, और टोटल मैग्नीफिकेशन फाइंड करें तो भी सेम ही आएगा। हाँ बेटा वो चीज तो एक ही है ना, इसलिए है ना, आप कोई भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है। ओके, या सर फाइनल वैल्यू -3/14। सर शो दी लोअर पार्ट। क्या, हेलो बेटा सुनाई नहीं दिया, आप फिर से बोलो। सर फाइनल वैल्यू जो है इमेज की वो -3/14 है 3/14। बेटा ये मैग्निफिकेशन 3/14 आया M2 का। यदि टोटल मैग्निफिकेशन, कंबाइंड मैग्निफिकेशन बोलेंगे तो कंबाइंड मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है ओके, -1/2 इंटू 3/14 मतलब -3/28 ये आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड किया, फाइनल इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, समझ में आ रहा है। तो ये 1/2 फाइनल इंटू 3/14 मैग्निफिकेशन इन द सेंस क्या होगा सर? यहाँ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से बात करो। बेटा यार आप देखो ना यार,
एक बात सुनो, मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट थी 2 mm, ठीक है। जब इससे इमेज बन के आया, यहाँ पर इमेज बना, तो इमेज का मैग्निफिकेशन था 1/2, और वो भी माइनस का, तो उल्टा इमेज बनेगा। और अब इसकी हाइट कितनी रह गई, 1/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल इमेज, तो ये 1 सेंटीमीटर रह गई। क्लियर, ये 1 mm रह गई, सॉरी। क्लियर। यस सर। अब दूसरे वाले मिरर में इसका इमेज बना, और इसके लिए दूसरे वाले मिरर के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है, तो मतलब उल्टा इमेज का आपने फिर से इमेज बनाया है, तो वो भी उल्टा ही आएगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन दूसरे मिरर के लिए पॉजिटिव है। अब इसके लिए 3/14 टाइम्स आ गया, तो इस 1 mm का भी 3/14 टाइम्स आप करोगे, तो बेटा ये 3/14 ही तो इसकी हाइट मिलेगी फिर। यस बेटा, 1 mm का मैग्निफिकेशन 3/14 है, तो वो 3/14 ही आ जाएगा ना फाइनली। तो फाइनल हाइट क्या आ गई, 3/14। क्लियर। सर और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये उल्टा है। और सर मैग्निफिकेशन जो -3/14 आया वो ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन। हाँ, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ही है। सर तो 14 इमेज के रिस्पेक्ट में कि ऑब्जेक्ट कैसे दिखा है हाइट का? बेटा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। नो सर, इन्वर्टेड नहीं, उसका हाइट बोल रहा हूँ, मतलब फाइनल इमेज का बेटा हाइट। फाइनल हाइट इमेज की 3/14 आई, ठीक है। फाइनल हाइट 3/14 आई। क्लियर। अभी ठीक है, कोई दिक्कत? नो देखो, ऑब्जेक्ट था 2 mm का, कॉनकेव में इमेज बनाया है तो 1 mm का इमेज आया। अब इस 1 mm का कॉन्वेक्स में इमेज बनाया तो 3/14 mm का आया, बात खत्म। बेटा 3/14 ऑफ इमेज 1 ओनली ना बेटा। बेटा इमेज 1 का 3/14 टाइम्स। क्लियर। यदि ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट का 3/28 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये फाइनल हाइट है इमेज की, बस इतना। फाइनल हाइट इमेज की बस 3/14 आ रही है। क्लियर। यस। तो सर इमेज 1 ये कॉन्वेक्स मिरर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो उसके लिए अपन ने एचओ की जगह एचआई लिखा है मैग्निफिकेशन में ऊपर। हाँ जी बच्चों, हो गया, आगे चले। हेलो, क्या हम आगे बढ़े? ठीक है, तो बेटा इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको थोड़ा अच्छे से फॉर्मूला यूज करके इनको सॉल्व करना होता है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सर एक बार ऊपर दिखा है, स्क्रीनशॉट लेता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सॉल्यूशन। डन। यस गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चंस।
देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आप इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है आपको। एक और एग्जांपल करते हैं छोटा सा, ये तो थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया, अभी थोड़ा छोटा एग्जांपल करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया जिसकी आरओसी आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट यहाँ से रखा है, लेट्स से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इसका इमेज बनाना है, और मैं ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है 2 mm। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 mm। तो आपको क्या करना है, आपको इसकी फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। जल्दी से फाइंड करके बताइए। Sir, RR is radius of curvature, right? R is radius of curvature, yes। सर वो v इक्वल टू 165/14 है, उसके बाद का दिखा एक बस स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है। हाँ सर, अभी इसके नीचे थोड़ा डन सर। बेटा ये इंक्लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, मेरे ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। ये इंक्लाइन नहीं है। सर वो 25 सेंटीमीटर है ना? हाँ बेटा। अच्छा ओके सर। सर वो 2 मिलीमीटर है क्या? हाँ बेटा 2 mm, यस मिलीमीटर। Sir, I got the answer. गुड। चैट में टाइप करो। Yes. ओके, वेरी नाइस। ओके दोस्तों, वैसे इतना टाइम सफिशिएंट है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। गुड। सो अलग अलग जगह से अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, चलिए ट्राई करते हैं। बेटा आपको इतना तो पता ही है कि आपको क्या करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड करना है। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, और u हमेशा नेगेटिव ही होता है फॉर द रियल इमेज, सॉरी रियल ऑब्जेक्ट। फॉर द रियल ऑब्जेक्ट u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/25, और यहाँ पर आप लिखेंगे 1/, ROC का हाफ होता है फोकल लेंथ, तो यहाँ पर 1/10 लेना पड़ेगा आपको, है ना, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/25, है ना।
दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 और यहाँ पर कितना आएगा, ओहो 50, या यहाँ पर आएगा कितना 5 और यहाँ पर कितना आएगा 2, तो v इज इक्वल्स टू 50/7, ये आ रहा है बेटा, वो भी पॉजिटिव आ रहा है ना, Sir, तो I took it पॉजिटिव approximately 7. क्या हुआ बेटा, I took it approximately as 7. या ओके, हाँ नियरली 7, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नियरली 7 है ना, या जो भी हो, हम एग्जैक्ट वैल्यू ऐसी फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, हम कुछ इसका आगे सॉल्व नहीं करते, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू 50/7 सेंटीमीटर, मतलब पॉजिटिव आया मतलब मिरर के पीछे बनेगा, है ना, तो मिरर के पीछे ये कहाँ बन रहा है, 50/7 पर कहीं इमेज बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, v आया, अभी हमें इसको कॉन्वेक्स है तो वैसे भी मुझे तो पता है, लेकिन आप फिर भी मैग्निफिकेशन से देख लो कि कैसा बनेगा। तो मैग्निफिकेशन होता है बेटा -v/u, और यही होता है इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। यदि -v/u यदि यहाँ रखता हूँ तो -50/7 और u की वैल्यू जो थी वो कितनी थी 25, वो भी नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आगे लिखेंगे इसको तो ये आ रहा है 2/7, है ना, और दैट इज हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 mm है, तो हाइट ऑफ इमेज आ गई कितनी 4/7 mm, दैट्स ऑल, क्लियर, कोई दिक्कत। देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया मतलब इरेक्ट इमेज, v पॉजिटिव आया मतलब वर्चुअल इमेज, ठीक है। इफ v is positive then virtual image, m is positive, magnification is positive, then erect image, and size तो दिख ही रहा है आपको, that's all, finish, खत्म, अच्छे से समझ आया। Sir, सर object हाँ 0.2 है ना, क्या हुआ बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0.2 है ना, तो वो ऊपर जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0.2 है तो वो ऊपर जाएगा, मतलब इरेक्ट लेफ्ट साइड बनेगा, आएगा। हाँ आई मीन टू से ऐसा बनेगा इमेज, ठीक है ना, सेम इस तरह से ऊपर की तरफ, सेम डायरेक्शन में, मतलब क्लियर, इन्वर्टेड सर बट नहीं, हम लोग कन्वर्ट नहीं करें। नहीं सर, आपने कन्वर्ट, 0.2 को 2 ही लिया है शायद। एक मिनट 0.2 कहाँ है बेटा, हेलो सर हाइट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। बेटा ये mm है, हाँ तो वो कन्वर्ट कर। अच्छा, अरे बेटा मैंने इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि ये 50/7 सेंटीमीटर में और ये 25 भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया ना, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन एक क्या हो गई, यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई, आ रही बात समझ में, तो यूनिटलेस क्वांटिटी का रेशियो यहाँ पर, मतलब दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो वो यूनिटलेस आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर कन्वर्ट ही नहीं किया, यहाँ पर डायरेक्टली लिख लिया, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो आंसर वही है, अभी भी जो आप बोल रहे हो वही है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, हेलो, या 2/7 अभी ठीक है, आई मीन टू से चाहे इसको 0.2 सेंटीमीटर बोलो या 2 mm बोलो, तो बात तो वही है, आंसर यही आने वाला है 4/7 mm, यदि आप सॉल्व कर रहे हैं तो 0.4/7 mm आएगा, सॉरी सेंटीमीटर आएगा आपका, है ना। Sir, हाँ बेटा, I used value 7 instead of 50/7 and I got a different fraction of similar value. डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ सिमिलर वैल्यू, Yes, sir. I got 14/25. Your fraction if multiplied will be 14/24.5. व्हाट यू डिड, Sir, instead of taking it as 50/7, I took it as 7, and then I directly divided बेटा 7. वो हाँ, इसका प्रॉब्लम, या इसीलिए मैंने बोला था कि आप ये फ्रैक्शन ही यूज करो, ठीक है ना, आप ये फ्रैक्शन ही यूज करो, क्योंकि आपने यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन ले लिया, कहाँ पर v में, है ना। Yes. बेटा जब फाइनल इमेज आपका आया तो वो देखो वहां पर काफी चेंज हो गया, है ना, क्योंकि आपका मैग्निफिकेशन 2/7 टाइम्स है, तो बेटा वहां पर वो क्या हो जाएगी, उस 1/7 की वजह से भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, समझ आ रही है, Yes. हेलो, हाँ इसलिए तो आपको सर एग्जैक्टली ये फ्रैक्शन ही लेकर चलना है। हाँ बेटा बोलिए, सर मुझे 2/35 आ रहा है सेंटीमीटर। बेटा ये सॉल्यूशन देखो, ये आपको समझ में आया,
अभी आपने कहाँ गलती की है उसको ऑब्जर्व करो। सीधा सा फॉर्मूला है बेटा, क्यों इतना सोचना है ना। सीधा सा फॉर्मूला है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। आप यूनिट कन्वर्ट भी करोगे तो भी आंसर यही आएगा, डोंट वरी, बट वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, मैंने एमएम में निकाला है, सिंपल। सर तो ऑब्जेक्ट का हाइट से 2/7 से कम होगा ना इमेज का हाइट? इमेज का हाइट 4/7 mm आ रहा है फाइनली। नो सर, तो मैग्निफिकेशन 2/7 है ना अपन का, तो मतलब मैग्निफिकेशन 2/7 है, करेक्ट। हाँ तो 2/7 से कम होगा ना ऑब्जेक्ट का हाइट से, बेटा इसलिए ऑब्जेक्ट का 4/7 है। हाइट 2 mm दे रखा है और फाइनल इमेज का हाइट 4/7 आ रहा है, मैग्निफिकेशन 2/7 आ रहा है, ठीक है। सर आप मतलब 0.2 लेंगे तो फिर अलग आ रहा है सर। अरे बेटा 0.2 लोगे तो 0.4/7 सेंटीमीटर आ जाएगा, बात तो वही है ना। हेलो, मेरी बात समझ पाए। तो फिर आप सेंटीमीटर में आंसर फाइंड करोगे, मैंने तो एमएम में फाइंड किया है, तो आंसर तो वही रहेगा ना, अलग थोड़ी आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? यस सर। गुड। ये पूरा सॉल्यूशन है बेटा, जल्दी से इसको लिखो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो ना, उसको ज्यादा फील मत करो, है ना। क्योंकि फील करने के चक्कर में आप लोग बहुत उलझ रहे हो, इसलिए जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट, दैट्स इट। उससे क्या होगा कि आप लोगों को ऑटोमेटिकली जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपको फील होता जाएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऑटोमेटिकली होगा। सर हाँ बेटा बोलिए। सर इमेज ऑफ हाइट समझा मेरे को, पर अपन को 2/7 आ रहा है, वो 2/7 क्या मतलब, बड़ा है कि छोटा है इमेज? मैग्निफिकेशन है बेटा, 2/7 मैग्निफिकेशन है। ये बता रहा है कि 2/7 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो 2/7 है, ठीक है। और 2/7 1 से कम होता है ना, मतलब छोटा इमेज बनेगा, समझे। ऑब्जेक्ट के यस सर, कंपैरिजन में छोटा इमेज बनेगा, ओके। यस सर। यस, अभी आई थिंक सबको समझ में आया। चलिए दोस्तों, बेटा सारी चीजें क्वेश्चन में आर और ये यू दोनों सेंटीमीटर में है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो एमएम में है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट एमएम में है, ठीक है। और क्यों मैंने यूनिट कन्वर्ट नहीं की, आपने यहाँ v/u लिखा, v सेंटीमीटर में, u भी सेंटीमीटर में, बेटा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल ना, तो इसलिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की यूनिट आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज का रेशियो है ना बेटा, इसलिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज आपको समझ में आ गई, है ना, पक्का। सर इट इज पॉसिबल ना कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से बड़ी हो सकती है? हाँ बेटा कुछ भी हो सकता है, आप मैग्निफिकेशन फाइंड कर लो, वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यस सर। यदि मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तो इस कंडीशन में इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, और m की वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ठीक है। यस। चलिए दोस्तों, अब लिखते हैं इमेज फॉर अ लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट। पहले जो था वो क्या था, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए था, है ना। तो अब यहाँ पर किसके लिए है, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी हाइट नहीं है लेकिन लेंथ है, यानी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पर लेटा हुआ है, ऐसा समझ लो, ठीक है।
तो लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग यदि उसकी लेंथ हो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? यहाँ पर जल्दी से लिख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट is placed along principal axis, then it is called longitudinal object. क्लियर? तो आप ये समझ लो कि जैसे कि ये मिरर है और इसके सामने यदि ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट की लेंथ जो होगी वो इस टाइप से कुछ होगी। समझ रहे हो? अभी तक हम कैसे रख रहे थे? ऐसे रख रहे थे। इसको हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, हटाओ इसको। अभी ये लेंथ किसके अलोंग होगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो गई ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत? नहीं, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट के लिए आपको कोई भी मैग्निफिकेशन वगैरह फाइंड करना है तो आपको बेटा यहाँ से पहले एक डिस्टेंस लेनी होगी, फिर पीछे वाली डिस्टेंस लेनी होगी, फिर इस वाले कॉर्नर और इस वाले कॉर्नर दोनों का इमेज बनाना पड़ेगा, है ना। इस तरह से आप क्या करोगे? इमेज की लेंथ फाइंड करोगे, है ना। तो हम इसको करेंगे सॉल्व, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं जो कि आपको सॉल्व करने में आसान कर देगा सब चीजों को। तो इफ ऑब्जेक्ट is of very small size या फिर लेंथ बोल सकते हैं, then longitudinal magnification is defined as ml, m longitudinal is equals to, यहां पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है, पहले हाइट होता था, अभी लेंथ आ गया। और इस लेंथ को यदि ऑब्जेक्ट वेरी वेरी स्मॉल है तो इसको अपन डीवी लिख लेते हैं और इसको अपन डी लिख लेते हैं, अपना काम हो जाएगा, है ना। तो डीवी अपॉन डी। क्लियर? बात समझ में आया? डीवी मतलब स्मॉल लेंथ ऑफ इमेज और डी मतलब स्मॉल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि वो बहुत स्मॉल लेंथ के हैं तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, Yes, So sir. shouldn't it be di by do? क्या डी आई बाई डी यू? Because dv by No. du is the distance between image and object, right? Yes beta, dv is the distance of image from the pole and du is the distance of object, sorry, du actually देखो से dv का मतलब आप ये समझ लो कि जैसे हम लोग पहले ऐसे नहीं लिखते थे। देखो, m is equals to minus of v by u is equals to hi by h naught, तो ये वैसा ही है, लेकिन v की Yes, जगह I आप am जस्ट thinking about the dv hi लिख by h सकते हो naught. और इसकी जगह du लिखोगे, ठीक है। और ये यहाँ पर आ जाएगा, हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय यहाँ पर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन ये वेरी स्मॉल के लिए एप्लीकेबल है, वेरी स्मॉल। समझ रहे हो? Yes. So that we can ignore the negative sign. बेटा इसमें क्या हो जाता है, इसमें लेंथ की बात करें ना बेटा, तो लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Or just a scalar quantity. या Okay. मतलब आप ऐसा देखो, आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हो ना, तो वो अभी अभी उस चीज को मैं डिराइव कर रहा हूँ, डोंट वरी, आपको अभी समझ में आएगा, है ना। अभी तो ये शुरुआत है, ठीक है। मतलब ये तो मैंने एक फर्स्ट स्टेप लिखी है कि ऐसे करना है, तो बेसिकली ये क्या है? ये डिफरेंशिएशन है एक तरह से, है ना।
हम लोग एक काम करते हैं, वी नो, क्या जानते हैं हम मिरर फॉर्मूला से, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, राइट। अब इस पूरे को मुझे तो dv/du चाहिए ना, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू u। क्या करूं, पूरे को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, यस, तो -1/v² dv/du। किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, No, sir. या फिर हाँ, ठीक है। तो मतलब आप ये समझ लो कि आपको इस पूरी टर्म को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ना। तो यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो ये 1/f फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है, यस, Yes. ओके। तो बस अब यहाँ पर इनका आप डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, तो आप क्या लिखेंगे, -1/v², और यहाँ पर आप लिख लेंगे dv/du। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/u², क्योंकि u के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, और इधर 0। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है dv/du इज इक्वल्स टू -v²/u²। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ये डेरिवेशन भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, फाइनल फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, समझ आई बात? Hence, magnification, longitudinal magnification is dv/du, और उसकी वैल्यू जो आती है वो -v²/u² के बराबर आती है। तो बस आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। क्या मेरी बात समझ पाए? इसको आपको याद रखना है। देखो ऊपर वाले पर मैंने डब्बा नहीं किया, इस पर मैंने डब्बा किया है। समझ आ रही है आपको बात? हेलो, Yes. Sir, why do you take 1/f as a constant? बेटा फोकल लेंथ तो कांस्टेंट ही होती है ना एक मिरर के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एक मिरर की बात करो तो उसकी फोकल लेंथ कांस्टेंट होगी या नहीं होगी? Yes. बस, तो सिंपल, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, हटाओ। तो बेटा अभी आपको विद सिंबल सब कुछ मिल गया है ना, ठीक है। बेसिकली ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि पहले जो हम -v/u फाइंड करते थे ना, तो एक तरह से यहाँ क्या आ गया, उसका स्क्वायर आ गया, ठीक है, समझ आया? थोड़ा ऊपर कीजिए। बेटा फॉर्मूला समझने की जरूरत नहीं, आप फॉर्मूला को याद कर लो। ये सब आपके लिए, डोंट रिमेम्बर दिस, जस्ट रिमेम्बर दिस डब्बा वाला फॉर्मूला। क्लियर? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. जस्ट रिमेम्बर डब्बा वाला फॉर्मूला। डेरिवेशन कोई नहीं पूछता यार, ना एडवांस ना मेंस, कोई नहीं पूछता। आपको जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला लर्न करना है ना। बेटा फॉर्मूला, देखो आप बोल रहे हो फॉर्मूला नहीं समझ में आया, बेटा डिफरेंशिएशन आएगा तो फॉर्मूला समझ में आएगा ना। तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, चेन रूल, इसलिए छोड़ो उसको, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न करो, दैट्स इनफ, मोर देन इनफ, ठीक है। Sir, हाँ बेटा बोलिए। does mean that magnification of length will always be negative, right? Because v² and u² are always positive. क्या क्या क्या, फिर से बोलो। Sir, we know that magnification length will be always negative because v² by u² will be always positive. या बेटा एक बात है, क्या है कि हम लोग एक बात जानते हैं, यहाँ पर देखो ये साइन मैटर नहीं करता, आपसे हमेशा लेंथ पूछी जाती है, ठीक है ना। आपसे हमेशा क्या पूछी जाती है, लेंथ पूछी जाती है। तो बेटा सिंपल सी बात है कि लेंथ, यदि मैं यहाँ a और b कंसीडर करूँ तो इसका उल्टा इमेज बनेगा, ऑब्वियसली यहाँ b आएगा और यहाँ a आएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, इमेज जो बनेगा जस्ट उल्टा बनेगा। डजंट मैटर, साइन कन्वेंशन यहाँ पर इसमें काम नहीं कर रहा है, राइट। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि साइन कन्वेंशन तो ये बताता है कि एक्सिस से ऊपर है या नीचे है ना। समझ आ रहा है? हेलो, Yes. यस। तो इसलिए हम लोगों को उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपसे सिर्फ लेंथ पूछी जाएगी तो आपको तो जस्ट मैग्नीट्यूड ही बताना है हमेशा, ठीक है। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir.
और बेटा क्यों मैंने डीवी और डीयू किया, एक बात बताओ, आप एक बात तो जानते हो ना, क्या मैग्निफिकेशन होता है, देखो 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 फॉर्मूला समझाता हूँ, मैग्निफिकेशन होता है बेटा माइनस ऑफ वी बाई यू, ये सब जानते हैं राइट। बेटा यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और ये वाली डिस्टेंस यदि यू है, तो आप बोल रहे हो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो क्या मैं इसकी साइज को डी यू नहीं मान सकता क्या? बोलो हेलो, क्या मैं Yes, इसकी sir. साइज को डी यू मान सकता हूँ, इसकी लेंथ को डी यू मान सकता हूँ, क्योंकि U वेरी स्मॉल U2 ऑब्जेक्ट है। U2 minus U1. बेटा U2 माइनस U1 तब लेंगे ना जब बड़ा ऑब्जेक्ट हो, लंबा ऑब्जेक्ट हो, ये तो बहुत छोटा सा है, बहुत बहुत माइनर, यानी कि 1 mm का या 2 mm का या 3 mm का ऐसा कुछ है, ठीक है। तो फिर आप इसको डी नहीं लिख सकते? अरे यार स्मॉल चेंज इन यू इज डी, करेक्ट। Yes, 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 sir. इसी तरह से इसका इमेज यहाँ पर v बन गया, बेटा उसको मैंने dv बोल दिया, उसकी साइज को मैंने क्या बोल दिया, dv बोल दिया। तो एक तरह से मैग्निफिकेशन v बाई यू होता है, तो मैं इसको dv बाई du भी तो लिख सकता हूँ, एक ही तो बात है, यस और नो? तो वो सेम ही चीज का रेशियो है और कुछ नहीं बेटा, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए छोटा सा ऐसा डेरिवेशन है, तो आप तो बस ऐसे याद रख लो, ये काफी है आपके लिए, ठीक है। क्लियर दोस्तों, आया समझ? एक एग्जांपल कर लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन इज, एक ऑब्जेक्ट ए बी है एंड इट इज प्लेस्ड, देखो ये एक मिरर ले लेते हैं, कॉन्केव मिरर ले लेते हैं लेट्स से, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। और आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट का ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है इससे, और इसकी फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। फोकल लेंथ कितनी दी है बेटा? 10 सेंटीमीटर, और ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। अब आपको इमेज की लेंथ बतानी है, दो कंडीशन दे रहा हूं, दो कंडीशन, तो आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए, अब यहां पर देखो ये क्या था, व्हेन इमेज इज वेरी वेरी, ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट स्मॉल नहीं होता, थोड़ा लंबा होता, तो आप क्या करते? तो आपको u1 u2 u1 और u2 लिखना पड़ता और उसके लिए v1 और v2 फाइंड करना पड़ता और फिर उनका डिफरेंस लेते हैं आप। समझ में आ रहा है? चलिए, तो लेट्स से फर्स्ट ऑप्शन यहाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ है, इफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, मतलब कि बहुत लंबा ऑब्जेक्ट है, तो अभी ये dv बाई डी यू, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ वर्क नहीं करेगा। आपको आगे वाले सिरे के लिए u 30 लेना पड़ेगा और पीछे वाले के लिए u कितना लेना पड़ेगा? 35 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों के लिए आप v1 और v2 निकालोगे और उसका डिफरेंस ले लोगे, तो लेंथ ऑफ द इमेज मिल जाएगा। समझ आया? लेंथ Yes. ऑफ इमेज, यस, सॉरी, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 mm। तो देखो 1 mm है, यानी वेरी स्मॉल लेंथ है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आप dv बाई डी यानी कि v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सिंपल। ओके, समझ पाए? तो ये जो ऊपर फॉर्मूला है, इट इज वैलिड फॉर ओनली फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक्चुअली वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका बी पार्ट तो बहुत इजी है, पहले बी पार्ट यूज कर, हाँ आप करो एक बार, सॉल्व हो जाएगा। Sir, how can we distinguish if the object is very small or just small but comparable? सिंपल, आपकी फोकल लेंथ लेट्स से सेंटीमीटर्स में दी है ना, सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी। लेकिन ऑब्जेक्ट की लेंथ आपको 1 mm, 2 mm या 5 mm तक दी है, 1 mm या 2 mm ऐसा कुछ दिया है, समझ रहे हो आप? हेलो Yes. बेटा, ऑब्जेक्ट की लेंथ तो mm में है, 1 mm और 2 mm, और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर है, तो आप देख सकते हो 1/100 टाइम्स, है ना। तो इसका मतलब ये वेरी स्मॉल हुआ ना।
Yes, और sir. यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर की है, और ऑब्जेक्ट की जो साइज है बेटा वो 5 सेंटीमीटर है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि यार ऑब्जेक्ट तो काफी बड़ा है यार, है ना। Yes. ये ऑब्जेक्ट की Sir, 5 सेंटीमीटर। हाँ, यस। can they also ask us trick questions like if an object is 10 millimeters and the distance is 5 centimeters, like will they ask us बेटा that? वहां पर देखो, फोकल लेंथ यदि 5 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट की लेंथ 10 mm है, तो बेटा वो तो 1 10 सेंटीमीटर। mm 1 सेंटीमीटर होता है, मींस ऑब्जेक्ट इज लार्ज नॉट स्मॉल। ठीक है, Yes, so can they ask us trick questions like this? या Okay. चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है ना, क्वेश्चन इज वेरी स्मॉल। बेटा ये एनोटेट मत करो आप लोग। या चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड वाला बहुत ही इजी है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं और इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। तो 4 पॉइंट ए पॉइंट के लिए क्या होगा? So I got disconnected in between. Can you show the upper part once? ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला ही देखना है बेटा आपको। So beneath the previous question, you had marked the star one, right? I want to see that entire thing. I missed actually the. Okay, I'll send the PDF. You just see that. Okay, I mean the that will between be better. the I'll the send the one PDF, between the my above dear. and the previous question. We cannot waste time, beta. Simply speaking, we cannot waste time behind that. I will just send recording and PDF. Okay. Hello. Okay. If you have any doubt, you can ask me in the next class also. Okay, my dear. Got it? Hello. Okay, sir. Okay, sir. बेटा हाँ हाँ हाँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगा। आप घर पे एक बार देख लेना उसको, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, उससे क्या है कि हम लोग यदि वापस बैक जाएंगे उसको डिस्कस करेंगे, सो इट विल वेस्ट आवर टाइम, राइट? या Yes, चलिए sir. बेटा, हाँ, क्योंकि हमें तो लिमिटेड लेक्चर्स ही मिलेंगे ना, तो हमें उन लेक्चर्स में ही ये चैप्टर कंप्लीट करना है। यस, तो यहाँ पर यदि मैं 1/v + 1/u = 1/f यूज करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 1/v - 1/30 = यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -1/10, और सॉल्व करूंगा तो मुझे v की वैल्यू मिलेगी। कितनी मिलेगी बेटा? v मुझे मिलेगा -15। -15। वेरी गुड। ओके, या तो बेटा यदि मैं पहले बी वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ, पहले बी वाला सॉल्व करता हूँ, है ना। पहले बी वाला सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है क्या, मैग्निफिकेशन इज लेंथ ऑफ द इमेज, है ना, लेंथ ऑफ द इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वो क्या आ रहा था अपना dv/du, यानी कि -v²/u², यही आ रहा था ना। यस और नो? तो इसका मतलब आपको यहाँ पर एक बात पता चल रही है, v का स्क्वायर करेंगे यानी कि 15 का स्क्वायर करते हैं, और यहाँ पर u का स्क्वायर करते हैं। तो u कितना है बेटा? u इज कितना दिया था? 30 दिया था, तो 30 का स्क्वायर, राइट। तो बेसिकली ये 1/4 आ रहा है ना, 1/4 आ रहा है। चलिए ठीक है बेटा, लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -1/4 टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 1/4 टाइम्स ऑफ कितना? 1 mm, यानी कि 1/4 mm। और यहाँ पर माइनस साइन जस्ट ये शो कर रहा है कि ये ना ए, मतलब यदि इस तरह से रखा है ना तो जो इमेज बनेगा वो इस तरह से आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो एनी हाउ माइनस से कोई लेना देना नहीं, आपको तो खाली लेंथ बतानी है, तो माइनस हटा भी दोगे सारे तो भी चलेगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ पाए?
Yes, sir. हेलो। Yes. Sir, तो हाँ बेटा बोलिए। so does this mean that smaller objects have more magnification? स्मॉलर ऑब्जेक्ट विल हैव मोर मैग्निफिकेशन, हाँ बोल सकते हैं बेटा, या पता नहीं, मतलब इट डिपेंड्स, है ना। हेलो, इट डिपेंड्स कि कौन सा मिरर है और कौन सी पोजीशन है, उस पर डिपेंड करेगा। ओके या अब आपको क्या करना है, अब ये तो आपका बी पार्ट हो गया, अभी इसका काम खत्म, बी का आंसर अपने को मिल गया, इसको हटाओ। अभी ए वाला करना है ना, तो अब उसमें क्या लिखना है, फॉर एंड बी, मतलब जो बी एंड है ना उसके लिए अपने को यू कितना हो जाएगा -35, और फोकल लेंथ जो थी वही, तो कितनी है वो -10, है ना। अब फिर से यहाँ पर लगाओगे, इसको 1/v2 बोल लो, और ऊपर वाला जो लिखा था उसको 1/v1 बोल लो, दैट विल बी बेटर। तो उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे आपको अज्यूम करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसको u1 इसको u1 लिखते हैं। ठीक है, तो अब सेकेंड वाला एंड जो है बी एंड है, उसके लिए v2 प्लस 1/u2 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो 1/v2 माइनस 1/35 इज इक्वल टू -1/10। बेटा इसको सॉल्व करते तो कितना आता है, यस यस यस, -14, यस, सॉल्व करते तो -14 मिलेगा, -14 सेंटीमीटर। तो आपको तो यही बताना है कि लेंथ ऑफ द इमेज कितना है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है। आप डायरेक्टली बोलोगे लेंथ ऑफ इमेज होता है v2 - v1, इसका मॉड ले लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो जस्ट इनका मॉड लेके डिफरेंस ले लेना है, तो आपको मिल जाएगा, है ना। बेटा पहले क्या आया था -15, अभी कितना आया -14, राइट। सो अब क्या कर लोगे आप, दोनों का डिफरेंस ले लोगे, तो -15 माइनस ऑफ -14, ठीक है, और इसका मॉड, तो ये कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो, क्या हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ 5 mm का ऑब्जेक्ट था, तो उसकी लेंथ कितनी आई, 1 mm आई, सिर्फ और सिर्फ 1 mm, है ना। और जब ऑब्जेक्ट 1 mm का था तो उसकी 1/4 mm, यानी कि उसका 1/4 हो गया साइज, और लॉन्ग ऑब्जेक्ट था तो उसका 1/5 हो गया हाइट। क्लियर, हाइट नहीं सॉरी लेंथ। बेटा क्या आप समझ पाए, अच्छा आपने 1 mm आएगा कि 1 सेंटीमीटर आएगा आपको? बेटा सेंटीमीटर आएगा ना, ये फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट में तो 5 सेंटीमीटर था, तो ये सेंटीमीटर आएगा ना सर। v1 भी सेंटीमीटर में, v2 भी सेंटीमीटर में। हाँ बेटा बोलो। Sir, for A part, why have you taken 1/u as 35, and for the B part, you have taken just 30? यार आप समझ ही नहीं पाया, आपने क्वेश्चन पढ़ा है, आपको ए पार्ट में बोला है कि ये ना 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है ना। तो ये देखो, बी पार्ट के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया, बी पार्ट के लिए तो मैंने ऑब्जेक्ट की साइज को बिल्कुल 1 mm लिया था, तो उसके लिए अपने को सिर्फ 30 को यूज करना पड़ा, है ना। 30 इज द ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, है ना। वो 1 लेकिन mm निगलेक्ट कर देते हैं। हाँ ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर ये 30 लिया है ए वाले का, अभी बी वाले की डिस्टेंस जब 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो 5 सेंटीमीटर तो एक लार्ज क्वांटिटी है, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब यू की वैल्यू बी एंड के लिए क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को v1 और v2 फाइंड करने की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर v1 15 आया, v2 14 आया, दोनों का डिफरेंस लिया तो 1 mm आया। क्लियर। सर तो हमेशा B एंड के रिस्पेक्ट में करेंगे क्वेश्चन। बी एंड के रेस्पेक्ट में का क्या मतलब है बेटा आपका, अरे यार हम पोल के रेस्पेक्ट में करते हैं जो भी करते हैं। ठीक है, पहले पोल से आपने एक ए की इमेज की डिस्टेंस फाइंड की, फिर पोल से आपने बी के इमेज की डिस्टेंस फाइंड की, और दोनों का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, अच्छा ओके सर। क्लियर। हेलो सर फर्स्ट पार्ट में मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से कर सकते हैं ना? फर्स्ट पार्ट में मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से नहीं कर सकते, सेकंड को कर सकते हो, फर्स्ट को नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो सर -v/u इसमें यूज नहीं हो पाएगा ना? नहीं,
नहीं हो पाएगा क्योंकि लेंथ वाला ऑब्जेक्ट है, हाइट नहीं है। हाइट फाइंड करनी होती तो माइनस वी बाई यू यूज कर सकते थे। यहाँ ऑब्जेक्ट की लेंथ की बात हो रही है ना। यस सर। तो ए वाला पार्ट देखो, ए वाले पार्ट का हाफ सॉल्यूशन ऊपर है और हाफ सॉल्यूशन ये नीचे आ गया है ना। आ रही बात समझ? ठीक है। यस सर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया। बेटा कुछ नहीं है, दो एंड है, दोनों एंड की डिस्टेंसेस आपको पता है तो दोनों की इमेजेस फाइंड कर लो और इमेजेस का डिफरेंस ले लो तो आपको लेंथ ऑफ द इमेज मिल जाएगा। या अपर पार्ट, ठीक है। चलिए, नोटेड ऑल ऑफ यू? क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? या डियर स्टूडेंट, समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं? ए वाले के लिए डब्बा वाला पार्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो, मतलब लेंथ जो है वो काफी ज्यादा है और उसको हम डीवी और डीयू नहीं लिख सकते। उसको हमें प्रॉपरली अलग अलग ऑब्जेक्ट तो कंसीडर करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर रहे हो, ए एंड को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हो, बी एंड को एक दूसरा ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो दोनों की आप इमेज ड्रॉ करोगे तो आपको ए एंड की इमेज जहाँ दिख रही है और बी एंड की इमेज जहाँ दिख रही है, दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपको इमेज की लेंथ मिल जाएगी। सिंपल। अच्छा सर, तो वो नहीं चलेगा ना, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर? नहीं मुझे लगा चलेगा, था। बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते आप। जब इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट की लेंथ ज्यादा है तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर? ओके। हाँ बेटा यार, सिंपल सी बात है। इसके सामने यदि छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली उसका इमेज भी कुछ छोटा सा बनेगा, है ना। लेकिन ऑब्वियसली यदि लेंथी इमेज है तो जब इसका इमेज बनाओ, सॉरी लेंथी ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज यदि आप बना रहे हो ना, वो कुछ इस तरह का, मतलब उसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी। और ऑब्वियसली जब ये वाला है, इसको आप u1 मान रहे हो और इसको आपको u2 मानोगे, है ना, जबकि u2 माइनस u1 इज l। बेटा उसका इमेज जब बनाओगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ये v1 और ये v2। समझ रहे हो ना, इस तरह से मतलब। तो दोनों का आप डिफरेंस ले लोगे ना तो दैट विल गिव यू द लेंथ ऑफ द इमेज। अच्छा ओके सर। सर क्योंकि दैट्स डीवी ऑल। बाई डी यू का वैल्यू है ना माइनस वी स्क्वायर बाई यू हाँ, स्क्वायर, yes, इसलिए। dv by du, and that is valid only for the very small objects. Now, next, write down all velocity of image. ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऐसा, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज in spherical mirror, in spherical mirror। ठीक है, तो आपके पास एक spherical mirror है, तो what will be the relation between the velocity of object and the velocity of image? So you can also magnify velocity the same way we magnify length, right? Yeah, correct। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि velocity of object को क्या हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, velocity of, let velocity of object
बेटा उसको हम बोल सकते हैं dv/dt, है ना, क्योंकि सॉरी du/dt, मैंने v क्यों लिखा, du/dt है ना, उसको du/dt से बोल सकते हैं। हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड u इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पोल, है ना, पोल के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वी कैन से पोजीशन है या फिर डिस्टेंस ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज को क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज dv/dt। डू यू एग्री? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों? सर ये मतलब हाइट वाला ऑब्जेक्ट है ना? नहीं, ये सिर्फ डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब आप ये, हाँ हाइट वाला ऑब्जेक्ट है ये समझ लो, या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके, हेलो, हाँ Yes, हाँ yes, हाँ, yes. आप सही बोल रहे हो, ठीक है, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो, इट्स फाइन। चलिए दोस्तों, तो अब मैं क्या करता हूं दोस्तों कि मिरर फॉर्मूला है ना, तो हम लोग यहाँ पर यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यदि मिरर फॉर्मूला यूज करता हूं तो मुझे एक रिलेशन पता है 1/v + 1/u = 1/f। आपको तो dv और dt चाहिए, पूरी इक्वेशन का आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो -1/v² dv/dt, यहाँ पर आ जाएगा -1/u² du/dt, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो वो 0 आ जाता है। तो बेटा यदि इनका आप डायरेक्टली इसको लिखने की कोशिश करते हो, आपको तो dv/dt यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना है, तो वो क्या आता है, -v² du/dt। क्लियर दोस्तों, ये फॉर्मूला है, आपको ये चीज डायरेक्टली याद रखनी है। velocity of image is equals to -v² into velocity of object, ठीक है, velocity of image is equals to -v² velocity of object, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ along the axis यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के along की बात हो रही है, ठीक है, ये सिर्फ उसी के लिए वैलिड है ना, या तो बेटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए कुछ अलग आएगा, है ना। अभी अपन सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं, इसके अलोंग, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। Sir, हाँ बेटा बोलिए। why are we differentiating and why can't we directly take speed as v into v divided by सिंपल t? सी बात है, आप एक बात देखो, यहां से ये डिस्टेंस u है, ठीक है, बेटा एक बात बताओ कि यदि ये इस तरफ मूव कर रहा है टाइम के साथ, यानी कि इट इज हैविंग सम वेलोसिटी, तो मैं इसकी वेलोसिटी को du/dt नहीं बोल सकता क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द, यस और नो? Yes. So this is only if the difference is very small. बेटा वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ना, Yes. बस यही लिखेंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ वेरी स्मॉल और ऐसी कुछ बात ही नहीं आ रही है, इसकी कितनी भी स्पीड हो आपको यही यूज करना है, ठीक है, Okay, sir. या एंड दिस फॉर्मूला इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लिख लेता हूँ स्टामक करके, when object is moving along principal axis, object is moving along principal axis, clear, समझ आया, कोई प्रॉब्लम? So even here also we don't have to worry about the negative sign, right? या Okay. ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि यदि आपको मैग्नीट्यूड पूछेंगे जनरली, तो इसलिए आपको साइन का इतना टेंशन नहीं लेना है, बाकी एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है, इसमें साइन आपको दिखा देगा कि ऑब्जेक्ट मूव जिस तरफ मूव कर रहा है तो इमेज किस तरफ मूव करना चाहिए ना। हेलो, Yes. समझ आया? You have to write towards the mirror and away from the mirror, right? What? Hello? Sir, we only have to write towards the mirror and away from the mirror, right? Yes,
टुवर्ड्स द मिरर एंड अवे फ्रॉम द मिरर, इसीलिए मैंने लिखा है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है वो, ठीक है। तो बेटा वेलोसिटीज का आप देखो, यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लेफ्टवर्ड है तो इमेज की वेलोसिटी राइटवर्ड आ जाएगी, तो वो अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पर। ओके, गॉट इट। सर थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए ना। या सर हेडिंग heading, relation between velocity of object and velocity of image in spherical mirror. और ये तब है जब मिरर रेस्ट पर है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, या ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज मूविंग, दैट्स व्हाई विल यूज दिस फॉर्मूला सिंपली। अब क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगा तो क्या होगा वो देखेंगे हमें, है ना। एक काम करता हूँ, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, अपर और लोअर सब एक साथ आ जाएगा, ठीक है। या नोटेड। सर वो आप लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट वाला बता सकते हो, वो मैंने चैट में लिखा है। क्या लॉन्गिट्यूडिनल, बेटा एक ही बात है ना, मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि स्मॉल चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डी यू बोल सकते हैं। आपने बोला कि सर इवन इफ लॉन्गिट्यूडिनल ऑब्जेक्ट देन वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एंड ऑफ ओशन। बेटा ये ना, ये जो भी है अपन लॉन्गिट्यूडिनल की बात नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ बात कर रहे हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की, ठीक है। आ रही बात समझ? अच्छा ओके सर। सर बट वो लॉजिकल तो है ही ना कि हाँ सब हाँ हाँ, सबका। यस। ओके सर। सर आपने बताया था डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, वो आप वापस बताएं क्यों कर रहे हैं हम लोग। बेटा डिफरेंशिएशन क्या मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। हाँ यू सर। और भी पोल के रेस्पेक्ट में पोजीशंस हैं, तो उनकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन नहीं करेंगे, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। आई बात समझ? अरे यार हम लोग नहीं करते थे कि पोजीशन इज एक्स तो वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी, यही तो करते थे, यस याद सर। है बस। तो बस वही किया है मैंने यहाँ पर। पोजीशन अभी यू है तो डी यू बाई डी टी इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इमेज की पोजीशन वी है तो डी वी बाई डी टी इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्लियर? यस यस सर। दैट्स ऑल। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए यहाँ पर एक और चीज लिखते हैं, अलोंग द एक्सिस। बेटा यहाँ पर हम इन शॉर्ट लिख रहे हैं अलोंग द एक्सिस velocity of object with velocity of image, यानी कि यहाँ पर dv अपॉन dt वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया ये, ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। समझ रहे हो? क्या मेरी बात समझ पाए? यस सर। या दैट्स ऑल। तो यदि मिरर भी मूव कर रहा हो तो आप ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। दैट्स ऑल दोस्तों, अभी जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे इसका, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप घर से ये पूरे क्लास नोट्स में जो भी क्वेश्चन है विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन एक बार सॉल्व करना, अच्छे से क्लास नोट्स रिवाइज करके आना।
बेटा मैंने बोला कि ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करें। यदि मिरर भी मूव कर रहा होता तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर लिखते, दैट इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, क्लियर? Yes. ये रिलेटिव का फॉर्मूला है, ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, लेकिन ये मिरर के रेस्पेक्ट में हो गया। ठीक है, नाउ ये लास्ट है, यहां पर हम लिख रहे हैं इफ द ऑब्जेक्ट is moving perpendicular to principal axis, perpendicular to the principal axis। बेसिकली मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि यदि ये मिरर है और एक ऑब्जेक्ट ना इस तरफ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो बेटा सिंपल सी बात है कि यदि ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस मूव करेगा तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ऐसा मान के इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा कंसीडर करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। इज इट फाइन? हेलो? अच्छा, पर हाइट कैसे इंक्रीज हो? अरे हाइट इंक्रीज नहीं हो रही बेटा, आप ये सुनो ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ बेटा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है लेट से, ठीक है, तो मैंने बोल दिया प्रिंसिपल एक्सिस की डिस्टेंस h नॉट थी। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो बेटा ये यहाँ पहुंच गया, तो अब इसकी हाइट क्या हो गई, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कुछ नया हो गया ना, h1 हो गया। यस और नो? यस यस, आई थॉट ऑब्जेक्ट का हाइट। ऑब्जेक्ट का हाइट ने इंक्रीज करा, मैंने बोला हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, एक्चुअली डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंक्रीजिंग, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, चलेगा? हेलो? यस, यस, सो we can write what? Velocity of object तो इसको हम बोल देते हैं dh0 by dt, एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज को हम बोल देते हैं dhi by dt। इज इट फाइन? और हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है ना? यस, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, height of image divided by height of object। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? एक तरह से ये क्या है, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है ना, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ b बाई यू, है ना। तो बेसिकली यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर सकता हूँ, इन दोनों में टाइम को डिवाइड कर सकता हूँ, यानी कि दोनों को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, है ना। मैं यहाँ पर डी एच आई अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं डी एच आई, सॉरी एच आई इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख लो यार, एच आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू एच नॉट, तो सिंपल डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू इंटू डी एच नॉट बाई डी टी। सिंपल, माइनस क्या शो कर रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इमेज नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस v बाय u टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओवर, फिनिश। और ये किसके लिए वैलिड है बेटा, दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन, ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर, यानी कि y डायरेक्शन है ना, तो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा ज्यादा डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको वैसे भी टाइम बचाना होता है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। तो मैंने एक सीधी सी बात बोली है कि ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड हाइट। ओके फ्रेंड्स, समझ आया?
यहाँ से स्टार्ट हो सर रहा है ना। हाँ बेटा, सर जो मिरर के रिस्पेक्ट में आपने ऊपर वाला निकाला, उसमें मिरर कौन सी साइड मूव कर रहा है? मिरर बेटा मिरर मूव ही नहीं कर रहा है। कौन सा? वो पहले जो किया था वो। हेलो नहीं नहीं, ये नहीं, हाँ हाँ हाँ, वो वाला। इसके बेटा, उसमें आप वेलोसिटी ऑफ मिरर सिर्फ मैंने उसमें कोई डायरेक्शन कंसीडर नहीं की, ठीक है। वहां पर डायरेक्टली विथ रेस्पेक्ट टू मिरर लिखा है मैंने, ठीक है। अभी वो एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। सर तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर करते तो v स्क्वायर u स्क्वायर चेंज नहीं होगा बिल्कुल। बेटा वी क्या होता है? मिरर से डिस्टेंस होता है और इमेज की, है ना। और यू क्या होता है? मिरर के रेस्पेक्ट में ही उसकी, मतलब आपको रिलेटिव वेलोसिटी लेनी होती है। वेलोसिटी किसी की बात ही खत्म नहीं होगी, नहीं, ठीक है। जो कांस्टेंट है, जो v बेटा अभी स्क्वायर छोड़ बाय दो u उसको। स्क्वायर। सुनो सुनो सुनो, इतना टेंशन मत लो। वी स्क्वायर और यू स्क्वायर का रेशियो तो वही रहेगा ना बेटा, है ना। तो वहां पर क्या होगा बेटा? वी स्क्वायर और यू स्क्वायर का रेशियो वही रहेगा उस मोमेंट पर, उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उसकी टेंशन आप मत लो। एक एग्जांपल करेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्लियर? ओके सर, ओके सर, ओके हाँ डोंट सर। वरी, और मैंने एक बोला ना आपको, एक एग्जांपल तक उसको लाइटली लो थोड़ा। और सर, एग्जांपल नेक्स्ट क्लास। हाँ सर और एक डाउट हो रहा था, जो मैग्निफिकेशन है आपने बोला जब लेस होता है तो ऑब्जेक्ट इज इन्वर्टेड, और अगर ग्रेटर देन 0 होता लेस है तो तो। बोला ही नहीं मैंने। नहीं, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव देन इरेक्ट, ऐसा बोला था मैंने। हाँ मतलब आई मीन दैट। हाँ हाँ सर, बट वो कैसे आया आपको, मतलब वो कैसे निकाले आप? बेटा सिंपल सी बात है, इसके ऊपर की तरफ मैं पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करता हूँ तो नीचे की तरफ डायरेक्शन नेगेटिव होगी ना। हेलो। यस सर, यस। और यदि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो मैग्निफिकेशन होता है। और यदि ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? इन दोनों के साइन ऑपोजिट आएंगे, है ना। तो ऑब्जेक्ट की साइड यदि पॉजिटिवली है तो इमेज की साइड नेगेटिव आएगी, इसका मतलब उल्टा इमेज बनेगा। सिंपल। ओ ओके ओके, मतलब एक तो नेगेटिव होगा ही। कॉनकेव मिरर में नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगा, ठीक है। हाँ, सर आप लाइक वी नो दैट, डायग्राम तो देते ही है। डायग्राम हमें बनाना पड़ता है बेटा, या जरूरत भी नहीं है। यदि वैल्यूज दे रखी तो डायग्राम की क्या जरूरत है ना। हाँ यस सर, लाइक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टेल्स है तो वी नो इट इज अपवर्ड्स ओनली यस बिकॉज़ यस यस, पॉजिटिव है। हाँ हम ऊपर ही कंसीडर कर लेते हैं, यस। तो फिर अगर हमको नेगेटिव सर मैग्निफिकेशन है, मतलब इमेज नीचे था। हाँ यस। Sir, please show the lower part. सर यहाँ पर सामने आपने लिखा है dv अपॉन dt इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, वो अपन ग्राउंड के स्पेस से देख रहे हैं ना? हाँ बेटा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा है। ओके सर। एंड सर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंथ था, उसमें अपन dv अपॉन du लिखा है, तो अपन ऐसे लिखते di अपॉन do ऑब्जेक्ट का और इमेज का हाँ लिख लेंथ। सकते हो, डी आई अपॉन डी ओ इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी यू, या एक ही बात है, ठीक है। यस सर। सर कैन वी राइट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ऐसे लिख सकते हैं? हाँ ऐसा लिख इक्वल्स सकते हो। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, जो आपने h नॉट लिया। हाँ हाँ, यहाँ पर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। Sir, little more, Sir, sir. roll up a bit. Yes, sir. ओके तो सर अपन मैग्निफिकेशन में हाइट लेते हैं और फिर लेंथ लेते हैं, तो वो दोनों का ये डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस v अपॉन u अपन करते हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम पोल भी करते हैं ना, इसका हाँ बेटा, डेरिवेशन क्या होगा फिर? बेटा डिस्टेंस फ्रॉम पोल को ही वी बोलते हैं और डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल को अपन यू बोलते हैं, ठीक है। हाँ सर, पर वो तो हाइट से उसका रिलेशन क्या होगा, मतलब वो जानना था क्योंकि हाइट से हाइट उसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है बेटा। अपन मैग्निफिकेशन में क्या करते हैं? वो h i हेलो। अपॉन h o इक्वल टू माइनस v अपॉन हाँ, u। तो हम ये भी हाँ तो मान सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अपन हाइट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते क्या? हेलो। बट सर वो हाइट, स्टैंडिंग हाइट की तरह स्टैंडिंग कंसीडर कर ऑब्जेक्ट में, सकते हैं ना। हेलो। बट सर स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट में कैसा होगा फिर? अगर लेंथ की बात नहीं कर रहा मैं, और लेंथ का मैंने डेरिवेशन दिखाया, बट ये अगर ऑब्जेक्ट खड़ा है, इरेक्ट है, तो फिर कैसा उसमें दिख रहा है? क्योंकि बेटा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। हाँ सर वो तो ठीक है, बट अगर हाइट है ऑब्जेक्ट की, जैसे h i अपॉन h o इक्वल टू माइनस v अपॉन u,
तो v तो डिस्टेंस हुआ ना इमेज और पोल के बीच बेटा में। अपन उसके टॉप पॉइंट को देखेंगे, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है? सर मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा। तो आप वो देखो ना, अपन अभी तक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं hi/h इक्वल टू -v/u। हाँ, मैग्नीफिक वो फॉर्मूला का डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब उसका हाइट, डेरिवेशन, हाँ वो ऑब्जेक्ट क्या वो का डेरिवेशन जितना है ही हाइट नहीं है। उसका 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 डायरेक्टली एक ही चीज है कि मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये उसकी हाँ सर। डेफिनेशन होती है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं, ज्योमेट्री लगाते हैं, और उससे अपने को पता चलता है कि अरे ये तो v/u के बराबर आएगा, ठीक है? अच्छा, तो वो प्रूव करके रखा है उन्होंने कि ऐसा दिखा के हाँ रखा है हाँ, v/u के बराबर आ ये रहा है। ज्योमेट्री से आता है वो, हाँ, ठीक है। यस। हम्म। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।